ऑपरेशन लोटस के चलते पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा फैसला लेते हुए 22 सितंबर को पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया है। पंजाब के एमएलए एक चट्टान वांगू पंजाब दे नाल खड़े ने, पंजाबियों दे नाल खड़े ने। इस विश्वास मत नूं कानूनी तौर ते दिखाउण लई असीं पंजाब दी विधान सभा दा स्पैशल सैशन जिहड़ा वो 22 तरीक नूं बुला रहे हैं, वीरवार नूं। उहदे विच असीं दिखा देंगे कि जिहड़े एमएलए ने, चुने हुए एमएलए ने लोकां दे, ओह पंजाब दे रंगले पंजाब दे सुपने नूं साकार करन लई किन्ने दृढ़ ने ते ओह पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण वाली जिहड़ी लड़ाई है उहदे विच किसी किस्म के लालच नहीं आउणगे। सो वीरवार नूं 22 सितंबर नूं असैंबली का स्पैशल सैशन होऊगा, जिहदे विच असीं विश्वास मत लैके आवांगे ते कानूनी तौर पर भी असीं दिखा देंगे कि पंजाब दे लोग जिहड़े ने वो अपनी सरकार दे विच, अपनी मनपसंद सरकार दे विच कितना विश्वास करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज मानसून सत्र शुरू हुआ। इस सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ विधानसभा तक पैदल मार्च किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की क़यादत में सभी विधायक और एमएलसी पार्टी दफ्तर से विधानसभा तक पैदल मार्च के लिए निकले। उधर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इस पैदल मार्च को रोका। पुलिस का इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी ने मार्च के दौरान रूट फॉलो नहीं किया। इसके बाद अखिलेश यादव सड़क पर ही विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए, जहां अखिलेश यादव ने डमी संसद चलाई। इस प्रस्तावित मार्च के बारे में मुझे यह अवगत कराना है कि इस संबंध में जिला प्रशासन को ना ही कोई सूचना दी गई थी, ना ही कोई अनुमति प्राप्त की गई थी। इसके बावजूद जनपदीय पुलिस द्वारा, लखनऊ पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के माननीय नेताओं से निरंतर संपर्क किया गया, संवाद किया गया और प्रस्तावित जो रूट है उसके बारे में जो कठिनाइयां हैं उससे उनको अवगत कराया गया। जो प्रस्तावित रूट जो इस पैदल मार्च का था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कठिनाई हमें दिखाई दी वो ये था कि इस मार्ग पर हाई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस है। वहाँ पर संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति है उनके आवास है। इस प्रकार का जब मार्च होता है तो ये हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है असामाजिक तत्वों को उस मार्च की आड़ में वहाँ पर इन हाई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा में कुछ ना कुछ खतरा पैदा करे। महंगाई, बेरोजगारी और ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते संगीन मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। इस पैदल मार्च को लेकर बीजेपी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के साबिक डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला से की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश सूबे के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा, अपराध और तमाम मुद्दों को लेकर यूपी सरकार के ऊपर निशाना साधा है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, विपक्ष है तो विपक्ष तो निशाना साधेगा ही। ये अलग बात है कि उनका निशाना गलत दिशा में जा रहा है। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुद्दे विधानसभा में रह के लोग उठा सकते हैं उनको जान के सड़कों पर लाने का औचित्य नहीं है। अगर विधानसभा में कोई क्वेश्चन उठाए तो सरकार तथ्यपरक तरीके से उसका उत्तर देगा, लेकिन जनता के द्वारा लोग अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जनता ने जनादेश दिया है योगी जी को कि वो गुड परफॉर्मेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य के लिए सारे मुद्दे उठाए थे ना विपक्ष ने। उसके बावजूद विपक्ष को नकारा और बीजेपी को स्वीकारा। ये लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सर बड़ा बवाल मचा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला जी खुद स्पॉट पे गई हुई, उन्होंने वहां पर विजिट भी किया है, अपराधी भी पकड़े जा चुके हैं। उसके बाद इतनी हाय तौबा मची हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अपराधी अपराध करेगा उसकी एक पीढ़ी नहीं, आने वाली 2-3 पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि अपराध क्या होता है। ये योगी जी की सरकार है और योगी जी दंड भी देना चाहते हैं और दंड को, अपराधी को, समूल अपराध का मनोवृत्ति को समाप्त करना चाहते हैं। ये आपराधिक गतिविधियों का कोई उत्तर प्रदेश में कोई भी स्थान नहीं है। जहाँ भी गड़बड़ होगा
तत्परता के साथ सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है और भविष्य में भी करेगी। वहीं गायों में फैले लंपी वायरस को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा है कि गायों में फैल रहे लंपी वायरस से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें गायों की चिंता नहीं है। सरकारें घेरा रहे हैं, पहले अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब और इसकी दृष्टि कई जगह पर है, झारखंड में भी प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली बार राज्यपाल महोदय को इन्होंने मजबूर कर दिया। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, कैबिनेट रिक्वेस्ट करती है असेंबली बुलाने के लिए, तो राज्यपाल को असेंबली बुलानी पड़ती है। इतने एडिटोरियल लिखे गए राज्यपाल के खिलाफ में जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं लिखे गए होंगे। ये क्यों नौबत आई थी? क्योंकि इनको इशारा था रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वो बुला नहीं रहे हैं। उल्टा होता है, कई बार जब मेजोरिटी नहीं होती है तो राज्यपाल आदेश देता सरकार को, आपको असेंबली बुला के अपना बहुमत सिद्ध करना है। उस केस में जो धरना हुआ था एमएलए का, उल्टा हो गया उस वक्त में। ये नौबत आई थी, इसलिए जानबूझ के हम लोगों ने बुलाई, जानबूझ के नहीं बुलाई। अगर इनकी नीयत और खराब हो जाए या खराब थी, वो तो हमने इनकी ऐसी स्थिति कर दी, इनकी चलने नहीं दी, वरना इनके पास चलो तो कभी सरकार गिरा दे। इसलिए जानबूझ के हमने किया। बिहार में हाल के दिनों में बढ़ी तशद्दुद की घटनाओं के बाद एलजेपी चीफ चिराग पासवान का बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सरकार जब से बदली है, अपराध और ज्यादा बढ़ गया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जंगल राज ही नहीं, ये डबल जंगल राज आज की तारीख में चल रहा है। अपराध की पराकाष्ठाओं में से एक है कल रात वाली घटना, बेगूसराय की घटना। ऐसी घटनाएं आज की तारीख में बिहार में घटित हो रही हैं जिसको कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि दो बाइक सवार बेखौफ तरीके से बंदूक लहराते हुए दनादन गोलियां बरसाते हुए आम आदमियों के ऊपर, आम बिहारियों के ऊपर गोली की बौछार करेंगे। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये हॉस्टल जहां पे बेहतर भविष्य की कल्पना के साथ बच्चे रहते हैं, जो अपने पठन पाठन में व्यस्त रहते हैं, उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्व बाहर से आकर इस तरीके से गोली चला देंगे। और इन सब के बीच कहाँ है प्रशासन तंत्र? मेरे मुख्यमंत्री के पास फुर्सत बहुत है दिल्ली दरबार में जाकर हाजिरी लगाने की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो एक बार जाकर कम से कम जिन निर्दोषों के ऊपर गोलियां इस तरीके से बेखौफ तरीके से अपराधी चलाकर जाते हैं, उनसे जाकर कम से कम मुलाकात करें या हालचाल उनका पूछें। और इतने दिनों में कानून व्यवस्था बेहतर हो, इसके ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया? वहीं दिल्ली में ऑल इंडिया पसमानदा महाज की जानिब से एक सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नई दिल्ली के रफी मार्ग पर वाक़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की जानिब से पसमानदा बहुजन दावेदारी के उन्वान से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें सेमिनार की सदारत अली अनवर अंसारी साबिक राज्यसभा मेंबर ने की। सेमिनार में समाजी कारकुन और मुस्लिम दानिश्वरों ने शिरकत की। सेमिनार में पसमानदा अवाम के हवाले से भी सभी हाजरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोफेसर हिलाल अहमद ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर 75% आबादी पसमानदा तबके की है और 15% आबादी वाला तबका 85% पसमानदा आवाम पर इस्तिशार कर रहा है। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन पसमानदा मुस्लिम आवाम का जिक्र करके पसमानदा समाज में एक बेदारी पैदा की है। अब देखना यह है कि मरकज़ी सरकार की पसमानदा मुसलमानों के लिए नीयत कितनी साफ है। डॉक्टर मुकेश ने भी इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमान के साथ सिख, ईसाई, जैन और बुद्धिस्ट भी पसमानदा तबके का हिस्सा हैं। सरकार सब पसमानदा तबकों को साथ लेकर चले। इसके अलावा और भी दानिश्वरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये राजनीतिक मुद्दा है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जब हम किसी समाज के लिए या किसी कबीले के लिए सवाल उठाते हैं या किसी वर्ग के लिए सवाल उठाते हैं और वो राजनीतिक गलियारों में विमर्श का मुद्दा बनता है, तो वो एक राजनीतिक मुद्दा है। और प्रधानमंत्री जी ने यूं ही इसको नहीं उठाया है, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज इस पे बहुत सारे सम्मेलन कर चुका है। इस शब्द को लेकर पहले भी बड़ी आपत्तियां रही थी। बहुत सारे जो ऊंची जाति के मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि ये तो बांटने की बात करते हैं, ये करते हैं, लेकिन सही मायने में जो पसमानदा हमारी जातियाँ हैं, वर्ग हैं, कबीले हैं, उनके साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा है। तो उस वजह से
इसकी नुमाइंदगी की ज़रूरत पड़ी। और अब जब पसमानदाओं की बात आगे बढ़ने लगी है तो प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि भाई हम पसमानदाओं के साथ स्नेह यात्रा निकालेंगे, प्यार से बात करेंगे हर वर्ग, और हम इस पसमानदा समाज की नुमाइंदगी को इस कदर बढ़ा देना चाहते हैं ताकि हर वर्ग, हर पार्टी और हर सिस्टम को ये लगे कि पसमानदा के बिना अब राजनीति संभव नहीं होगी। स्पार्किंग शब्द हो गया है। अब मोदी जी को भी ज़रूरत है, दूसरे लोगों को भी ज़रूरत है। इस पर दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है। जब 1998 में हमने इसको संगठन बना के शुरू किया था तो कोई नहीं जानता था कि ये क्या बला है, लेकिन अब लोग जानने लगे हैं और ये राजनीतिक क्षितिज पर भी ये अपना छाप छोड़ेगा। मोदी जी की नीयत ठीक नहीं है पसमानदा कहने की, वो तो लड़ाना चाहते हैं, हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग जानते हैं कि वो लड़ा करके अपना काम बनाना चाहते हैं, पसमानदा का कोई भला उनको नहीं करना है। वहीं राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत जोधपुर में इंदिरा रसोई में पहुंचे। गहलोत सरकार की पहल पर जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई। 512 नई इंदिरा रसोई के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आला अशोक गहलोत ने रसोई में खाना खाने आए लोगों से फीडबैक भी लिया और वहां लोगों को खाना भी परोसा। वहीं सूबे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जरिए गैर तस्लीमशुदा मदरसों के सर्वे के मामले को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने अपना रुख वाज़ेह किया। दारुल उलूम देवबंद ने अपना रुख वाज़ेह करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी में मदरसों की कुर्बानी भुलाई नहीं जा सकती। मदरसा मुल्क के आइन के तहत चलते हैं और मदरसों में कोई भी चीज़ छुपी ढकी नहीं है, इसलिए यूपी हुकूमत के सर्वे से बिल्कुल घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने वाज़ेह किया कि उन्हें योगी सरकार के मदरसों के सर्वे से कोई एतराज़ नहीं है। अपने हिसाब को मुकम्मल रखें। जिस मदरसे के अंदर ज़मीन है, अगर वो ज़मीन सही रखें आप उसको, ये न हो कि ज़मीन मदरसे की नहीं है, आपने मदरसा कायम कर लिया, वो मदरसा कभी ज़िंदा नहीं रह सकता। आप जो बच्चे रख रहे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। जो बच्चे छोटे हैं उनकी तालीम, तरबियत, खाना पीना, रहना सहना, हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर इसके अंदर कोई ख़राबी होगी, कोई आपके मदरसे का जिम्मेदार नहीं होगा। ब्लेसिंग एनजीओ ने चिल्ड्रंस पार्क में इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए लोगों को बेदार किया। ब्लेसिंग एनजीओ और सामाजिक कारकुन शादाब आलम की जानिब से ओखला के गफ्फार मंजिल के चिल्ड्रंस पार्क में इको मेले का इनेकाद किया गया। ओजोन डे के मौके पर ब्लेसिंग एनजीओ ने इको मेले का एहतमाम किया। इस मेले के जरिए लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए अवेयर किया गया। आवाम को मोटिवेट किया गया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र निशात हाशमी, शादाब आलम, बुशरा सिद्दीकी, साइमा खान ने दिल्ली फ्रेश, शुभ विवाह, तक्षशिला इंस्टीट्यूट के ताउन का शुक्रिया अदा किया।